अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एशियन सी बास फिश कल्चर एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन सी बास फिश कल्चर। एशियन सी बास इज़ अ लेयर्ड कैल्सिफेरस और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको कल्चर किया जाता है और इसके प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसको कल्चर करने के कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं। कितनी डेंसिटी को एक पाउंड में रखा जा सकता है, इसके लिए डीओ लेवल कितना होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका स्टॉकिंग पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एशियन सी बास जो है इसको जाइंट पर्क भी कहते हैं, ठीक है, और ये फैमिली सेंटीरो बोमिडाए से बिलोंग करती है और डिफरेंट रीजन्स में इसके डिफरेंट नेम्स हैं। मोस्ट कॉमनली जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि इंडिया के अंदर इसको भटकी जो है वो कहा जाता है। हाईली यूरोलाइन है, ठीक है। यूरोलाइन जो है ये ऐसा हैबिटेट होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सेलाइन कंडीशंस हैं और ये एस्चुरीज के अंदर भी रह सकती हैं। यूरोहेलाइन जो है एक्चुअली ये साल्ट वाली कंडीशंस होती हैं और हम इसको फ्रेश वाटर के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं और सी वाटर के अंदर भी, और इसके अलावा ये एस्चुरीज के अंदर भी रह सकती हैं। एस्चुरीज एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसको ब्रैकिश वाटर भी कह सकते हैं। एक्चुअली एस्चुरी एक वो भी एरिया होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये लिटोरल वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एज यू नो, लिटोरल वाटर जो है ये किनारों वाला एरिया होता है। फॉर एग्जांपल एक सी है या ओशन है या रिवर है, तो उसके जो किनारों वाला एरिया होगा वो लिटोरल होगा, उसका दरमियान वाला लिम्नोटिक होगा और सबसे बॉटम वाला जो है वो प्रोफंडल जोन होता है। ये सारी चीजें जो है वो इकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लिटोरल एरिया के अंदर ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है और ये कहाँ पे है? वेस्ट पैसिफिक रीजन के अंदर, जो कि ईरान से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। और ये साउथ एशियन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसी मतलब साउथ एशियन, और स्पेशली ये थाईलैंड और ताइवान के अंदर भी प्रेजेंट है। देन फिश हैचरी प्रोडक्शन ऑफ बेटकी, जैसे कि एशियन सीबासी है, इसका कॉमन नेम जो है वो बेटकी इन इंडिया है, तो हम इसको कॉमन नेम लेके आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंडस्ट्री जो हैचरी है वो थाईलैंड के अंदर इसकी स्टेब्लिश की गई थी। इट एक्सेसिव फ्राई एक्सपोर्टिंग टू द कंट्री आल्सो इन ताइवान। तो इतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल था कि हमने इसको डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें ताइवान भी एक कंट्री था जिसके अंदर हमने इसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि टुडे द सी बास प्रोडक्शन इन द इंडिया वाज ओनली 25,000 टन, ठीक है। CIBA supplied as 10,000 sea bass fishling free of cost, and we were able to sell 3,600 of them after 3 months for the price 40,500। यानी कि पहले जो उन्होंने इस साइंटिस्ट ने कहा कि इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन सिर्फ आज उसकी जो प्रोडक्शन है वो 25,000 टन है, और पहले उन्होंने 10,000 फिंगरलिंग को परचेज किया, ठीक है। और कितने की परचेज की? उन्होंने 47,500 की, और उसके बाद जो है उन्होंने इसको सेल करना भी स्टार्ट कर दिया 3,600 के हिसाब से। अब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इसको कल्चर करने के लिए, एक तो ये कि ये प्री डोमिनेंट कैनिबाल बालिस्टिक है। कैनाबलिज्म जो है ये एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देता है जब उसके कंडीशंस के अंदर, अब जब उसके इन्वायरमेंट के अंदर फूड की डेफिशिएंसी है, या फिर अगर फूड नहीं भी है या फूड है भी लेकिन उसका जो है वो हैबिट है कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाती है, तो अपने जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स को या अपने जैसे छोटी फिश को ये खाना स्टार्ट कर देती है, तो इस कंडीशन को हम कैनाबलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कैनाबलिस्टिक कंडीशंस में आती है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप फीड के अंदर हाई प्रोटीन नहीं देंगे इस फिश का गुजारा नहीं होता। तो आप फिश के अंदर इस फीड के अंदर हाई प्रोटीन इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तभी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड फ्राई अवेलेबिलिटी, ठीक है। इन इंडिया फ्राई अवेलेबिलिटी अबंडेंट इन ईस्ट कोस्ट देन वेस्ट कोस्ट, ठीक है। यानी कि वाइल्ड फ्राई अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी एक इसका प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इन श्रिम्प फार्मर टर्निंग टू नेक्स्ट मोस्ट लग्रेटिव फिन फिश जो है वो
यही है, ये लेयर्स कैल्सीफेर जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। उसने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग जो है ये बहुत ज्यादा हो रही है, और श्रिम्प फार्मिंग के बाद जो ज्यादा कल्टीवेशन है या कल्टीवेटेड स्पीशी है या कल्चर की हुई स्पीशी है वो एशियन सी बास ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंस भी है कि लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, मार्केट के अंदर इसका रेट भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है इसका, और इसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज है। ऑल्दो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, ऑब्वियसली हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ जो है वो डिसएडवांटेज होते हैं। अब अगर हम इसकी कल्चर साइकिल की बात करें तो लार्वा स्टेज जो है वो 30 डेज का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नर्सरी स्टेज 1 से 2 मंथ्स का होता है। ग्रो आउट पीरियड जो है वो 5 to 12 मंथ्स का है, ठीक है। और इसके अंदर हम कहाँ कहाँ पे इसको रख सकते हैं। जो नर्सरी स्टेज है जाहिर सी बात है वो पाउंड केज के अंदर जो कि सीमट के बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पाउंड के अंदर, पेन के अंदर, केज कल्चर के अंदर उसको आप ग्रो आउट पीरियड में रख सकते हैं, और जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, मार्केट रेट तक नहीं पहुंच जाती, मार्केट साइज तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आप उसको वहीं पे रखते हैं। देन जो है नर्सरी रेयरिंग ऑफ एशियन सी बास, ठीक है। हम इसका कॉमन नेम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट रीजन में इसका नेम डिफरेंट होता है, तो हम इसका साइंटिफिक नेम या फिर इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है एशियन सी बास वही लेके चलेंगे। रेयरिंग जो है इसकी अर्दन पाउंड में होती है, ठीक है। अर्दन पाउंड आपको पता है जो कि सीमेंट का बना होता है, कंक्रीट टैंक यहाँ केजेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अर्दन पाउंड की रेंज है वो 500 से 2000 मीटर तक होती है। वाटर उसके अंदर 50 से 80 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर हम इनलेट और आउटलेट जो है वो रखते हैं, और उसकी जो स्क्रीन मैश का साइज है वो 1 mm होता है, ठीक है। अब ये इसका पर्पस ये होता है कि जो इसके अंदर फ्राई हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखें। कंक्रीट नर्सरी जो है वो यूजली 300 मीटर स्क्वायर की होती है, विद मडी बॉटम। उसका बॉटम मडी रखा जाता है। वाटर कॉलम जो है उसका 1 मीटर तक होता है, और उसके अंदर इरेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है ब्लोअर के जरिए। आपको पता है इरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसका काम ये होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, डीओ लेवल, यानी कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसको मेंटेन करके रखना। क्योंकि हर फिश के लिए जो डीओ लेवल है वो एक स्पेसिफिक होती है। ऑलमोस्ट 7 इज द बेस्ट डीओ लेवल फॉर द कल्चर ऑफ एनी स्पीशी, ठीक है। अगर डीओ लेवल जो है वो 5 है या 4 है तो वो सिर्फ उसकी सर्वाइवल के लिए सही है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। अगर इससे कम है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, फिश की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। देन फ्लोटिंग या स्टेशनरी नेट केजेस जो हैं उनका साइज 1 mm मैश है, ठीक है। नर्सरी साइज जो है उसकी रेंज 3 से 10 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। इजीली इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन इन रिवर। इसको आप रिवर के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर, लार्ज पाउंड के अंदर जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं केज को। देन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक सीबास नर्सरी को पाउंड के अंदर एक जो है वो नर्सरी बनाई गई है जिसके अंदर उसको रखा जाता है। देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो इंडोर, ठीक है, इंडोर टैंक के अंदर कैसे रखा गया है। एक कंट्री इंडिया के अंदर जैसे डिस्कस किया हुआ है कि 4 सीमट टैंक है, ठीक है। उनका एरिया 10 × 6 × 5 है, ठीक है। और स्टॉक आपने कितना करना है, 10,000 आप स्टॉक कर सकते हैं 4 टैंक के अंदर इतने एरिया के साथ, ठीक है। और इसके अलावा 100% सर्वाइवल होगा अगर आप एरिया भी इतना रखा हुआ है आपने और स्टॉक भी इतना कर रहे हैं। और फीडिंग आपने कितनी करनी है, 4% ऑफ BW मतलब बॉडी वेट। 4% जितना भी फिश का साइज है उसको आपने 4% के हिसाब से कैलकुलेट करना है और उतना ही फिश को फीड प्रोवाइड करना है। और एक दिन के अंदर वैसे तो हम 2 से 3 टाइम्स जो है वो इनफ होता है प्रोवाइड करना, लेकिन क्योंकि ये फिश कैनाबलिज्म भी है, ठीक है, और हाई प्रोटीन है और इसका जो है वो ग्रोथ पीरियड भी ज्यादा है, तो आप इसको 4 टाइम्स एक दिन में फीड दे सकते हैं। इसके अलावा जो इनिशियल एवरेज साइज है अगर आपने उसको स्टॉक किया है, 2.5 ग्राम की फिश आपने स्टॉक किया है, तो आफ्टर 45 डेज उसका जो साइज है वो 91 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और FCR जो है वो FCR क्या होती है, फीड कन्वर्जन रेशो, ठीक है। कितना फिश ने वेट गेन किया और कितनी आपने फीड खिलाई है उस हिसाब से हम FCR जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो FCR इस हिसाब से 1.15 होगी और PER जो है वो 1.07 होगी। टेम्परेचर आपने कितना रखना है, 29.2 से 29.8 या 30 भी हो सकता है, ये भी सही है। पीएच जो है वो 7.2 से 7.4 और सैलिनिटी शुड बी 31.2 टू 32.6 हो सकती है। डीओ लेवल जैसे कि मैंने कहा कि 4 है तो वो बस उसके सर्वाइवल
कर रही है उसके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अगर 5 या 6 है तो वो बहुत अच्छी है, और इसको हम हमेशा mg पर लीटर के अंदर ही जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अमोनिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट एज यू नो, ये दोनों जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और ये फिश की मोर्टेलिटी कॉज कर सकते हैं, वाटर को डिटीरियोरेट कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपके वाटर के अंदर अमोनिया या नाइट्रेट है तो इनका लेवल इससे कम होना चाहिए। ठीक है। देन यहाँ पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया गया है। जब फिश को, जब ये एशियन सी बास नर्सरी स्टेज में थी तो उसको रिकॉर्ड किया गया 0.0 डेज में उसका टेम्परेचर जो है वो 29.2 था, पीएच उसकी 7.2 थी, सेलिनिटी 32 थी, डीओ लेवल 5.5, और नाइट्रेट और अमोनिया जो है इनका लेवल बहुत कम था। ठीक है। जब वो 15 डेज में पहुंची तो टेम्परेचर, जाहिर सी बात है जब ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन की भी अगर हम बात करें तो जब वो बच्चा होता है तो उसमें टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम होती है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है, और वो इस काबिल हो जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो उनके हिसाब से खुद को कोप अप कर सकता है। ठीक है, सर्वाइव कर सकता है। तो इस हिसाब से देखो, अगर 15 डेज की है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा भी है तो वो उसको टॉलरेट कर सकती है, पीएच अगर ज्यादा तो भी सही है। ठीक है, अगर सैलिनिटी कम हो गई है तो भी ठीक है, और डीओ लेवल थोड़ा बेहतर हो गया है, वेल एंड गुड, क्योंकि फिश का साइज इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और उसने ज्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? ये एक बहुत बेसिक चीज है कि हर ऑर्गेनिज्म को, इंक्लूडिंग फिश, ऑक्सीजन जो है वो इसलिए चाहिए कि जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसको ब्रेक किया जा सके, और ग्लूकोज ब्रेक होगा तो फिर ही ऑर्गेनिज्म को एटीपी मिलेगी, और एटीपी मिलेगी तो वो अपनी जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है। नाइट्राइट जो है वो 0.02 से चाहिए, मतलब मिनिमम है, और अमोनिया जो है 0.02। 30 डेज जो है उसके बाद टेम्परेचर, मतलब रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे 29 की रेंज में ही है टेम्परेचर, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। ठीक है। तो ये जो है ये पब्लिश्ड डाटा लिया गया है। ठीक है, ये ऐसे ही नेट से नहीं उठाया गया या कहीं से भी, ये एक ऑथेंटिक डाटा है, और इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन पर्पसेस। अब जो है यहाँ पे वेट गेन की बात की हुई है कि 15 डेज के बाद जो उसका मीन वेट है स्टैंडर्ड एरर के साथ, ऐसी मतलब स्टैंडर्ड एरर के साथ जो उसका वेट है, अब 15 डेज में देखें 2.60 ग्राम था, और 45 डेज के बाद इसका जो वेट है वो 11 या 12 राउंड ऑफ करके आप कह लें कि 45 डेज के बाद इसका वेट कितना हो गया? 12 ग्राम हो गया। अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो 4% इसका जो है 4%, 4 टाइम्स जो है उसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से एफसीआर इसकी बहुत बेहतर हो गई है। पहले 1.50 थी, फीड ज्यादा कंज्यूम कर रही थी, और उसके बाद जो है एफसीआर कम हो गई है। एफसीआर देखें, इसका मतलब है कि फीड फिश ज्यादा कंज्यूम कर रही है, लेकिन जितनी फीड कंज्यूम कर रही है उस सारी फीड को वो अपनी बॉडी के अंदर लगा रही है, यानी कि सारी फीड जो है वो मेटाबोलाइज हो रही है, ब्रेक हो रही है, और बॉडी की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। कोई भी फीड ऐसी नहीं है मतलब कि जो फीड कंज्यूम तो कर रही है लेकिन उसका वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो फीड वेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एफसीआर इसकी बहुत बेहतर हो गई है। देन थाईलैंड के अंदर नर्सरी पॉन्ड जो है उसका साइज जो था वो 1 से 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ के हिसाब से बात की है, और फिंगरलिंग जो है वो कहाँ तक पहुंच गई? 5 to 10 सेंटीमीटर तक। जाहिर सी बात है अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ भी इंक्रीज होगी। पीरियड टू 2 to 3 weeks स्टॉकिंग न्यूली हैज्ड अर्टीमिया न्यूपिलाई इनोकुलेटेड इनटू पाउंड 0.1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्रो इनटू अडल्ट। अब ये एक इसकी बात की हुई है कि अगर आपने इसको 2 से 3 वीक के बाद स्टॉक किया है तो फिर इसका 2 वीक के बाद जो है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो अडल्ट स्टेज में चले जाएगी। ठीक है, अब एशियन सी बास फ्राई जो है उसको स्टॉक करें 20 से 50 पर मीटर स्क्वायर। बेस्ट अल्टरनेटिव फूड, फीड टू फ्राई फाइनली चॉप्ड और ग्राउंड क्रैश फिश, 100% ऑफ फिश बायोमास। ठीक है, अगर आप उसको मतलब कि अगर आप मीटर स्क्वायर के अंदर इतनी फिश को, इतने फ्राई को स्टॉप कर रहे हैं और उसको फीड दे रहे हैं, अच्छी वाली फीड दे रहे हैं, तो वो 100% अपना बायोमास देगी। ठीक है, और आपने फीड ट्वाइस डे इन 1 वीक। ठीक है, और ये जो फीड आपने देनी है इसको 1 वीक के अंदर 2 दफा, ट्वाइस पर डे।
ठीक है, एक दिन के अंदर आपने 2 दफा देनी है और 1 वीक तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है, एंड ग्रेजुअली रिड्यूस टू 60% इन सेकेंड एंड 40% इन थर्ड वीक। देन वाटर एक्सचेंज जो है वो 30% के हिसाब से आपने वाटर एक्सचेंज करना है, लेकिन 30% भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप 10% वाटर एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि जो फिश जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में है उसका इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फायदा क्या होगा कि उसको दोबारा दोबारा जो है अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगी, उसको पता है कि ये इन्वायरमेंट उसका वही है, ठीक है। अगर आप मुकम्मल वाटर एक्सचेंज कर देंगे या ज्यादा वाटर एक्सचेंज करेंगे तो उसके लिए मुश्किल होगा एडजस्ट करना। लेकिन वाटर एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट होता है। तो अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो वाटर डिटीरियोरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये वाटर एक्सचेंज किया जाता है ताकि वाटर की डिटीरियोरेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इन थाईलैंड नर्सरी रेयरिंग इन केजीज फ्राई स्टॉक, कितना आप स्टॉक कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर, ये 80 से 100 जो है फ्राई का नंबर है पर क्यूबिक स्क्वायर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। और नर्सरी रेयरिंग ऑफ फ्राई इन कंक्रीट टैंक्स जो है वो कितना है, 0.5 से 1.3 सेंटीमीटर रेयर टू 5 to 6 सेंटीमीटर फिंगरलिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्राई स्टॉक 250 से 300 पर meter square. Zooplankton productive shrimp pond of 4 hectare area in a farm estimated 1 million Asian sea bass fry and 5 to 6 centimeter sold to grow out pond operator. देन रेयरिंग क्या है, मार्केट साइज तक जब तक इसने पहुंचना है तो ग्रोथ कल्चर फेज वेरीज फ्रॉम 3 to 4 months, ठीक है। और 3 to 4 मंथ्स में इसका जो साइज होता है वो 300 से 400 तक होता है, ठीक है। और 8 से 12 मंथ्स के अंदर इसका जो साइज है वो 700 से 1200 ग्राम तक पहुंच जाता है, ठीक है, यानी कि 1 किलो से ज्यादा फिश हो जाती है। साइज ऑफ ग्रोथ पाउंड रेंज 0.1 to सेवरल हेक्टर, ठीक है। पाउंड का साइज वेरी कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कितना एरिया रखे और कितनी फिश को आप स्टॉक करना चाहते हैं, ठीक है। अब दीवान के अंदर क्या है कि एक पॉन्ड बनाया गया कंक्रीट वॉल का, ठीक है, उसके अंदर वाटर कॉलम जो है वो 2 मीटर तक रखा गया, ठीक है। 1 हापा इंस्टॉल किया गया है, 8 पैडल व्हील एरेटर्स वहां पे रखे गए हैं, और 5% डेली वाटर जो है वो उसको एक्सचेंज किया जाता है। ग्रोथ केजेस जो है वो फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, स्टेशनरी भी हैं, स्क्वायर भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं। उनका साइज वेरी करता है 20 से 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है। मैश का साइज जो है वो 2 to 8 सेंटीमीटर डिपेंड करता है कि फिश का साइज कितना है। देन पाउंड के अंदर इसका जो ग्रो आउट पीरियड है वो क्या है, ठीक है। अब ये जो है वो एस्टिमेट किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जब इसको मोनोकल्चर किया गया या पॉलीकल्चर किया गया, ठीक है, फॉर 80 years, ठीक है। मोनोकल्चर जो है इसमें पीरियड टू स्टॉकिंग प्रिपेयर्ड बाय सन ड्राइंग, जब भी हमने किसी भी फिश को, चाहे ये एशियन सी बास है या कोई और फिश है, जब भी आपने उसको पॉन्ड के अंदर स्टॉक करना है तो पहले हम हमेशा पॉन्ड की सन ड्राइंग करते हैं, फिर हम उसको उसके ऊपर लाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इलिमिनेट किया जा सके। और फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस स्टॉकिंग में अगर फिश के अंदर कोई डिजीज थी तो वो अब दोबारा वाली स्टॉकिंग में स्टॉक फिश में ना आए, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपने राइस ब्रांड उसको जो है वो सप्लाई करना है, और कितना आप देंगे, 300 से 350 kg पर हेक्टर, ठीक है। इसके अलावा डाइल्यूट नाइट सॉइल 15 टन्स पर हेक्टर, देन पाउंड विल फिल्ड विद ब्रैकिश वाटर, ठीक है। ब्रैकिश वाटर ये भी पहले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया कि हम पहले जो फिश छोटी होती है यानी कि फ्राई स्टेज में है तो हम, या फिर अभी हैचलिंग है उसके बाद उसको ब्रैकिश वाटर देते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसको हम या तो वो फ्रेश वाटर या मेरीन जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर फिश सरवाइव करना चाहती है और उसके अंदर आपने उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिंगरलिंग्स 5 to 6 सेंटीमीटर स्टॉक करनी है, और 10,000 से 40,000 पर हेक्टर। और इसको आपने फ्रेश फिश इसको प्रोवाइड करें, क्योंकि ये कैनबलिज्म है तो इसको आपने फिश ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और तिलापिया जो है वो 200 ग्राम पर साइज, 10% बायोमास इन ग्रो आउट पाउंड। यील्ड इसका जो है वो 10 मीट्रिक टन पर हेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज मार्केट साइज 600 ग्राम विद इन 3 to 4 मंथ्स,
3 से 4 महीनों के अंदर इसका जो साइज है वो 600 ग्राम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और 7 से 8 माह के अंदर इसका जो साइज है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा और इसका सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या करना है आपने, आपने ये करना है कि एक तो स्टॉक इतना करना है, ठीक है। दूसरा आपने इसको फीड क्या देनी है, इसको आपने फिश ही, जो छोटी फिश हैं, जो ट्रैश या फ्रेश फिशेज हैं, आपने वही उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और फिर जो है उसका साइज इतना इंक्रीज होगा। देन पॉलीकल्चर में इसका क्या हिसाब है कि जो एशियन सी बास है, तिलापिया के साथ इसको आपने कल्चर किया है। क्योंकि पॉलीकल्चर क्या होता है, जब डिफरेंट फिश की स्पीशीज को एक ही सिस्टम के अंदर हम कल्चर करते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन है साउथ एशिया में और एशियन कंट्रीज में और थाईलैंड के अंदर। तिलापिया ब्रूड स्टॉक आपने कितना रखना है, 5,000 से 10,000 पर हेक्टर, ठीक है। यानी कि 1:3 के हिसाब से रखना है। यानी कि 1 रेशो आपके तिलापिया है और 3 रेशो आपकी एशियन सी बास है, ठीक है। इसके बाद जो है ये वेल डेवलप है और ये जो है इसका नंबर ऑलरेडी मयर्ड है। और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जैसे कि फिंगरलिंग उन्होंने स्टॉक किए 40 से 50 पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब मैश का साइज कितना रखा गया, अगर साइज 1 से 2 सेंटीमीटर है तो मैश का साइज 0.5 सेंटीमीटर रखा गया। और इसी तरीके से 5 to 10 है तो 1 रखा गया, 25 30 है तो 2 रखा गया, अगर 25 से ज्यादा है तो 4 रखा गया। देन फिंगरलिंग स्टॉक्ड व्हेन अटेन, फिंगरलिंग्स जो है जब उसका साइज 50 से 200 ग्राम तक हो जाएगा तो फिर आपने उसको, उसके नंबर को क्या करना है, कम कर देना है, 10 to 20 फिश पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्योंकि फिश ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसको स्पेस भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। जब छोटी फिश होती है तो आप ज्यादा फिश को भी 1 पाउंड के अंदर रेयर कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। फीडिंग इन केजीज 2 टाइम्स पर डे, ठीक है। 2 दफा आप उसको दे सकते हैं। और 10% बॉडी वेट फॉर 1 to, पहले आपने जो फिश छोटी है ना तो फिर आप उसको फीड ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी फीड कम करते जाएंगे। पहले 2 से 3 मंथ तक फॉर फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो है उसका आप क्या करेंगे, 10%, उसके बाद जो है वो 5% कर देंगे आप। देन कंक्लूजन क्या निकला, सी बास नियर सरफेस स्विमिंग, ठीक है। ये एक सरफेस स्विमिंग है, मतलब कि सरफेस फीडर है आप कह सकते हैं, ठीक है। हैज बीन एक्सपेक्टेड टू इट्स हंगर मैच, इट मे बी ड्यू टू सम अदर इम्पोर्टेंट मे लीड टू ओवर फीडिंग वेस्टेज एंड हायर फीड कॉस्ट, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला है, एक तो ये कि ये सीबा सरफेस फीडर है। दूसरा ये कि ये फीड मतलब इसका वेस्ट पे ज्यादा होता है और फीड पे ज्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है। यानी कि ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसकी फीडिंग के लिए। इट इज वन ऑफ द मेजर बेस्ट suited candidate species and few reports from the fish farmer from the India successfully cultured अर्नड हाई प्रॉफिट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसको मतलब इसकी जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है ना उसको आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं और ये इतनी ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि ये कम टाइम में ज्यादा बड़ी हो जाती है, मार्केट साइज तक पहुंच जाती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज जो है वो भी बहुत ज्यादा है। एशियन सी बास और तिलापिया जो है ये बेस्ट है, इसको आप पोलिकल्चर कर सकते हैं। इन दोनों का साइज जो है वो कम टाइम में ज्यादा अटेन हो जाता है, ठीक है। और जो है दोनों ही मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि डिलीशियस इन टेस्ट होती हैं, ठीक है। और लोग जो है इनको प्रेफर भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे इसकी बुक्स के रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ से कुछ जर्नल्स हैं, आप उसको डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।